नमस्कार। नया सूरज, नई सुबह, नई उमंग के साथ स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक कृषि से जुड़ी हुई नई से नई जानकारियां पहुंचाएं और इसी सिलसिले में हम आप तक समय पर नई जानकारियां पहुंचाते हैं। कृषि जगत में क्या कुछ नया घट रहा है, इसे जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। काली मिर्च की नई प्रविष्टियां एकत्र की गईं, किस्म विकास में सहयोग। फसलों में जिंक तत्व की कमी होगी दूर, 3 वर्षीय सफल परीक्षण। लीची में फल टपकन पर काबू, एकीकृत प्रबंधन में मिली सफलता और ईसबगोल की उन्नत किस्म विकसित। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा। अब खबरें विस्तार से। मसालों की रानी कही जाने वाली काली मिर्च अब बेहतर गुणवत्ता और भरपूर उत्पादन के साथ उपभोक्ता तक पहुंचेगी। इस दिशा में कृषि वैज्ञानिकों को नया किस्म आधार प्राप्त हुआ है। पेश है यह शोधपरक रिपोर्ट। मसालों में काली मिर्च एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारतीय आहार का स्वाद और गुणवत्ता दोनों बढ़ाती है। कोझिकोडे केरल स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा केरल के इडुक्की सबरी पठारों तथा गुडरिकल पर्वत श्रृंखलाओं से काली हमर्च की 236 प्रविष्टियां तलाशी गई हैं। प्रयोगशाला और प्रदर्शन खेत परीक्षण में इन किस्मों में चरपराहट और विशिष्ट औषधीय गुण पाए गए हैं और अब इन्हीं गुणों को आधार बनाते हुए किस्म का विकास किया जा रहा है और कृषि वैज्ञानिक इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। यदि बढ़वार लेती फसलों को उचित पोषक तत्व न मिले तो एक तो उसका असर उपज पर पड़ता है, दूसरे गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। जिंक एक ऐसा ही तत्व है। कृषि वैज्ञानिकों ने इसकी पूर्ति का हल ढूंढ निकाला है। आइए देखते हैं कैसे। खड़ी फसल में धीमी बढ़वार और बदरंग होते पत्ते जिंक की कमी को दर्शाते हैं। यूं भी देश के अधिकांश भागों में जिंक की कमी की समस्या है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा विशेष शोध परीक्षण किए गए और पाया गया कि जिंक सल्फेट को 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आधार ड्रेसिंग के रूप में और 2 ग्राम प्रति लीटर पर्णीय छिड़काव के रूप में प्रयोग किया जाए तो जिंक की कमी दूर हो जाती है। परीक्षण में पाया गया है कि इससे बीज पैदावार और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। रस भरी लीची के आने की आहट शुरू हो गई है, मगर कुछ बागवान लीची के फल गिरने की समस्या से पीड़ित हैं। फलों के गिरने को रोकने के लिए एकीकृत प्रबंधन विकसित किया गया है। आइए जानते हैं यह शोध सफलता। रस भरी यह लीची इन दिनों फसन की अवस्था में है, जिसे किसान भाई आने वाले महीनों में बाजार तक पहुंचाएंगे। मगर किसान भाई इस समय फल बिना पके गिर जाने की समस्या से भी जूझ रहे हैं। इस संदर्भ में लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों की शोध परक सलाह है कि इसके लिए केंद्र द्वारा मानकीकृत किया गया एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन अपनाया जाए, जिसमें बगीचे की भलीभांति सफाई के साथ फेरोमेल ट्रैप स्थापित किए जाए। साथ ही 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से बागवानों को चेताते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें कोताही न बरतें और संस्थान को संपर्क करें। nrclychee@yahoo.co.in पर। ईसबगोल घरेलू इलाज की एक महफूज दवा मानी जाती है। आनंद स्थित औषधीय एवं संगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय द्वारा इस दिशा में नई किस्म विकसित कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। प्रस्तुत है संस्थान के निदेशक से प्राप्त यह जानकारी। अभी हाल ही में पिछले साल हमारे यहाँ पर VI-01 जो कि ईसबगोल की एक वैरायटी है, उसकी रिलीज की गई है, जिसमें जो उसका जो उत्पादन है, जो अभी प्रेजेंट प्रजाति है, उससे 20% तक ज़्यादा है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2015 12 मार्च को संपन्न हुआ। इसके समापन समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किसानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर बालियान ने कहा कि इस 3 दिवसीय मेले का देश भर से आए करीब 1 लाख किसानों ने लाभ उठाया। इसमें कोई शक नहीं कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ी है और उसका श्रेय किसानों के साथ साथ ICR और ICR में भी IRA को जाता है। साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने जो काम किया है, कोई शक नहीं इस देश में कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता। एक चीज की कमी जिसकी दिखाई देती है वो है जो प्रधानमंत्री कहते हैं लैब टू लैंड।
उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसमें कड़ी कहीं ना कहीं मिसिंग है। और जब तक वो कड़ी नहीं जुड़ेगी, लैब में छक के हवा काम या फील्ड पे या इंस्टीट्यूट्स में, शायद वो किसान तक नहीं पहुंच पाया। मैं उम्मीद करता हूं आईसीआर के सब लोग यहाँ पे हैं कि कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाएगा जिससे किसान तक वो बात पहुंचे। मौसम है कि मानता नहीं, अच्छी खासी आंख मिचौली खेल रहा है। आखिर देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस मौसम का क्या हाल है, आइए जाना जाए। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के ऊपरी भागों पर बादल छाए रहने का अनुमान है। सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में हल्की बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। बीते दिनों व आने वाले 5 दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए किसान भाई किसी भी प्रकार का छिड़काव फसलों में न करें और सब्जियों की नर्सरी में जल निकासी का प्रबंध करें एवं कटी हुई फसलों को ढक कर रखें। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश कृषि उपज मंडियां इन दिनों हरी सब्जियों की आवक से भरी पड़ी हैं। पालक, हरी मिर्च, हरा धनिया जहां भरपूर मात्रा में है, तो वहीं बीज रहित खीरा, भिंडी और शिमला मिर्च की बेहतर आवक है, जहां उत्पादक अच्छे दाम ले रहे हैं। वहीं उपभोक्ता को भी गुणवत्ता और ताजा माल के लिए पैसे देने में कोई गुरेज नहीं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, कहा ही जाता है अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज़ की अति नुकसान का कारण हो सकती है। हमारे किसान भाई पैदावार बढ़ाने के लिए अंधाधुंध यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ज़मीन को खासा नुकसान पहुंच रहा है। यूरिया का संतुलित तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय। यूरिया खाद खेतों के लिए बहुत जरूरी है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, जो फसल उत्पादन को बढ़ाने में मददगार होती है। संतुलित मात्रा में इसके प्रयोग से फसल को लाभ होता है। यूरिया खाद का संतुलित प्रयोग जहां खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, वहीं इसका अत्यधिक प्रयोग खेतों को नुकसान पहुंचाता है। तापमान बढ़ जाता है, पानी कड़ा हो जाता है, जो खेतों के लिए नुकसानदायक होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे बड़े भूभाग पर खेती की जाती है। किसान भाई अक्सर खेती के लिए यूरिया, पोटास, फास्फोरस आदि प्रकार की खादों का उपयोग करते हैं, जिसमें यूरिया का उपयोग काफ़ी मात्रा में होता है। पिछले दिनों में ये देखा गया है कि किसान भाई यूरिया का अत्यधिक उपयोग करने लगे हैं, जिसका कि फसलों के ऊपर भी, मिट्टी पर और जो पानी होता है उस पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ज़्यादा यूरिया डालने से फसलें तो बहुत हरी भरी दिखती हैं, लेकिन वो उसी समय उसी के साथ साथ कीड़े मकोड़ों को, बीमारियों को आमंत्रित करती हैं और किसान भाइयों का अक्सर नुकसान होता है।
ज़्यादा तेज़ हवा चलने पे जो फसलें होती हैं वो ज़मीन पे गिर जाती हैं, जिससे उनको उत्पादन उतना नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। किसान भाइयों को चाहिए कि वो यूरिया के साथ साथ और भी जो फास्फोरस की खादें हैं और जो पोटास की खादें हैं, और आजकल बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व भी आ गए हैं बाज़ार में, और जो जिनका उपयोग से फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है उनको भी मिलाकर डालना चाहिए। अक्सर ये भी देखा गया है कि किसान भाई एक ही बार में यूरिया का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। किसान भाइयों को चाहिए कि वो यूरिया के 2-3 प्रकार के उसको घटकों में खेत में डालें। ज़्यादा से ज़्यादा 50% यूरिया जो है वो बुआई के समय डालना चाहिए। उसके बाद उसका जो 25% भाग है वो करीब फसल के जब 1 महीने की हो जाए और जब ज़मीन में काफ़ी नमी हो तब डालना चाहिए, और बाकी का 25% करीब 40 से 45 दिन के बाद खेत में उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो नाइट्रोजन पोषक तत्व है ये अक्सर पानी के साथ, हवा के साथ ये नष्ट हो जाता है। या तो ये पानी के साथ मिलकर नीचे पानी में मिल जाता है, या फिर ये हवा के साथ अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाता है। तो इसका एक साथ डालने से इसका अक्सर नुकसान होता है, और करीब करीब 25% भाग ही ये किसानों को फसलों को मिल पाता है। तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि इसको 2-3 घटक में इसका उपयोग करें, और जिससे कि इसकी जो एफिशिएंसी है, जो इसकी उत्पादक क्षमता है वो अक्सर अच्छी हो जाएगी और उनका नुकसान कम होगा। मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि यूरिया को सीधे जो है जब बुआई करें तो उसको बीज के कूड़ों में फास्फोरस और पोटास के साथ डालें। पहले एक तरह का, अब आजकल बीज कम फर्टिलाइज़र यंत्र भी आ गया है। पहले तो ये देसी हल के पीछे कूड़ों में बुआई की जाती थी। आजकल इस पे सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल एक मशीन है जो कि बीजों को और फर्टिलाइज़र को एक साथ एक ही कूड़ में ठीक से व्यवस्थित तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके करने से क्या होता है कि जो यूरिया है या और भी जो पोषक तत्व हैं वो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि उनकी बढ़वार होती रहती है। अन्यथा जब आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं या छिड़काव करते हैं तो काफ़ी यूरिया और भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इस तरह किसान भाई अपने उर्वरकों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरी बात जो काफ़ी ध्यान देने की बात है कि प्रायः यूरिया के क्षेत्र में ये है कि अक्सर हम उसको छिड़काव के रूप में डाल देते हैं, चाहे वो बुआई के समय हो या फिर खड़ी फसल में। अगर हम इसका पानीय छिड़काव कर पाएँ, जैसे कि 2% यूरिया का घोल बना के अगर हम पत्तियों पर उसको ठीक से पानीय छिड़काव करें तो इसका अत्यधिक लाभ मिलता है। किसान भाइयों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि करीब 25% जो हम यूरिया का खेतों में प्रयोग करते हैं वही फसलों को उपलब्ध होता है। बाकी का नाइट्रोजन या तो ज़मीन में पानी के साथ घुलकर नष्ट हो जाता है या फिर ये हवा में अमोनिया बन के उड़ जाता है। तो किसान भाइयों को इससे बचने के लिए आजकल स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र आ गए हैं जो कि नीम कोटेड जिसको यूरिया कहते हैं, और उसके उपयोग से नाइट्रोजन की जो उपयोग क्षमता है, जो उसकी इफ़िशियंसी है, वो करीब 25 से 30% बढ़ जाती है। तो उसको उपयोग करने से किसान भाई यूरिया के उपयोग पर काफ़ी उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, उसका काफ़ी उसकी बचत कर सकते हैं, और इस तरह उनका जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो खादों पर अत्यधिक पैसा खर्च होता है, वो काफ़ी कम हो सकता है। जो सबसे बड़ी बात है कि यूरिया के और क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं खेती में, तो ज़्यादा यूरिया डालने से, क्योंकि ये यूरिया पानी के साथ घुल के और ये नाइट्रेट बन के पानी में जाके मिल जाता है और फिर
वही पानी जब हम पीने के या कपड़े धोने के प्रयोग में लाते हैं तो फिर वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। वो ना तो पीने के लिए अच्छा होता है और ना ही कपड़े धोने के लिए अच्छा होता है। तो ये जो इसको कहते हैं कि पानी बहुत ही कड़ा हो गया, हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर का दुष्प्रभाव ये होता है कि आपको जब आप धुलाई करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, साबुन आपको बहुत डालना पड़ेगा। पीने के लिए ये उपयोग में ला नहीं सकते। नहाने के लिए भी अगर आप उससे कभी स्नान करेंगे तो आपके बालों में लगेगा कि जैसे आपने किसी ने उसको पूरा एकदम गूँथ के रख दिया है। तो ये सारे दुष्प्रभाव हैं। दूसरा सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि ये नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जब ये वातावरण में मिलता है तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस की वजह से ये क्लाइमेट चेंज का आजकल बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखा गया है कि इससे वर्षा की ऋतु में काफ़ी जो है तब्दीली हो रही है और असामयिक वर्षा हो रही है या फिर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो ये सारी ज़्यादा नाइट्रोजन के प्रयोग से ये भी तमाम दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। पौधों पर जो सबसे बड़ा कुप्रभाव है इस ज़्यादा यूरिया के डालने से, वो ये पौधे की रोग से और कीड़े मकोड़ों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है, क्योंकि पौधों की ज़्यादा बढ़वार हो जाती है, वो ज़्यादा कोमल हो जाते हैं, उनकी पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और कीड़े मकोड़े और बीमारियों को लगने की उस पर संभावना बढ़ जाती है। किसान भाइयों को इन सब चीज़ों से बचने के लिए अलग से पैसे लगाने पड़ते हैं उनको, क्योंकि फिर अगर बीमारियां आएंगी तो उसके रोकथाम के लिए आपको दवा डालनी पड़ेगी। कीड़े मकोड़े आएंगे तो फिर उसकी रोकथाम के लिए आपको कीटनाशी या पतंगनाशी इस तरह के तमाम पैसे लगा के आपको इस तरह के केमिकल्स पौधों पर पर्णीय छिड़काव करना पड़ेगा या ज़मीन में डालना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा और उपयुक्त चीज़ ये है कि किसान भाई यूरिया की उतनी ही मात्रा डालें जितना कि वहाँ के उस राज्य के कृषि विश्वविद्यालय ने या जो कृषि विकास केंद्र है उसने संस्तुति दी है। और यूरिया को एक बार में ही ना डाल के उसको 2-3 बार में डालें, जो थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे कि उसका जो पानी के साथ या हवा में जो नष्ट हो जाती है, जो उसको पौधे उपयोग में नहीं ला पाते, वो भी थोड़ा थोड़ा डालने से पौधे उसको पूरी तरह उपयोग में ला पाएंगे। उसका कम से कम नुकसान होगा और उसका भरपूर उपयोग पौधे करेंगे और फिर फसल का उत्पादन भी उसी हिसाब से अच्छा होगा। यूरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता को कम करने के लिए 2-3 उपाय हैं। एक तो हम देसी खादों का भी उपयोग करें, दूसरा स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जैसे कि नीम कोटेड यूरिया आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को उपयोग करने से हम नाइट्रोजन की जो खाद है जो कि मुख्यतः यूरिया होती है, उसकी निर्भरता को पर कमी कर सकते हैं। क्योंकि जो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या जो ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं उसमें भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और जो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है उसको डालने से उसकी यूज इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। तो जो काम 2 किलो यूरिया करता है वो काम 1 किलो आपका स्लो रिलीज नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कर सकता है। तो इस तरह हम यूरिया पे अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, नीम लेपित यूरिया का प्रयोग खाद के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आयात निर्भरता कम होगी, देश में विदेशी मुद्रा की बचत होगी। खादों के संतुलन प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, जिससे उत्पादन बेहतर होगा। नीम लेपित यूरिया के प्रयोग से प्रदूषण भी कम होगा। तो आप भी खेतों में नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल कर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देश को आत्मनिर्भर बनाएं।
धीरे धीरे मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है और ऐसे में हमारे किसान भाइयों को भी अपने कृषि कार्य में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होने लगी होगी। जहां रबी की फसल का ध्यान रखने की आवश्यकता है, वहीं जो किसान भाई गन्ने और उड़द मूंग की बुआई करने जा रहे हैं वो किन बातों का रखे ख्याल, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान भाइयों, इस समय सरसों की फसल में दाने आ रहे हैं। ऐसे मौसम में सरसों की फसल में पीला रतुआ रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। पीला रतुआ रोग के प्रकोप से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। इस साल मार्च के महीने में काफ़ी अच्छी बरसात हुई है और ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है और इस बरसात से हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। खास करके गेहूं की फसल, सरसों की फसल, आलू और अन्य रबी फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी भी कुछ नुकसान में हम कमी ला सकते हैं अगर हम अपनी फसलों का ठीक से प्रबंध करें। सबसे पहले हमें उसमें से पानी का निकास करें। अगर कहीं गहरे की ज़मीन है और पानी भरा हुआ है तो वहाँ से पानी निकाल दें। और दूसरा, चूँकि यहाँ हवा में भी नमी बढ़ गई है, उसके नाते आपके खेतों में कीड़े, बीमारी अधिक आ सकते हैं। तो आप लगातार अपनी फसल की, खास करके गेहूं की फसल की निगरानी करते रहें, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या बीमारी ना आए। इस समय गेहूं में रस्ट, जो पीला रस्ट होता है, रथुआ होता है, उसके आने की संभावना है। ऐसे मौसम में गेहूं में पीला रथुआ आने की संभावना रहती है। पीले रथुए में पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर बन जाता है और कई बार ये खेत में गिरा हुआ भी नज़र आता है। और अगर आप खेत से गेहूं के निकलेंगे तो आपके कपड़े भी पीले हो सकते हैं। इसका नियंत्रण आप ज़रूर करें। इसके लिए आप प्रोपेकोनेजोल नाम की दवाई आती है या टिल्ट ले लें। टिल्ट दवाई की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क दें। और अगर फिर भी पीला रतुआ नहीं जाता है तो इस छिड़काव को आप 10-15 दिन बाद दोहराएं। हाल ही में हुई बारिश से खेतों को फायदा भी हुआ है। आप खेतों में जायद की फसलों, मूंग, उड़द, चारा और गन्ने की खेती उचित विधि और अच्छी किस्म के बीजों को लेकर कर सकते हैं। गन्ने की फसल अगर आपको समय से बोनी है तो इस माह के अंत तक अवश्य आप गन्ने की बुआई कर लें। जैसे ही आपका खेत जुताई योग्य हो जाए, तुरंत आप खेत की तैयारी करें, साथ ही बीज का प्रबंध करें और उचित विधि से गन्ने की बुआई करें। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छी किस्म गन्ने की आपके क्षेत्र विशेष के लिए जो संस्तुत की गई हो उसको उगाएं और उसी के हिसाब से फिर बाकी जो आपके इनपुट हैं या जो बाकी हमारे खाद, पानी और बीज उपचार वगैरह हैं, उसी के हिसाब से आप करें। और गन्ने की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के लिए CO 89,003 79,003, CO 98,014, इसको करण 1 कहते हैं। दूसरी किस्म है CO 118, इसको करण 2 कहते हैं। साथ ही CO 238, CO 239, CO 124, CO 237 और CO 5011 ये गन्ने की प्रमुख किस्में हैं जो उत्तर भारत में किसान भाई लगा सकते हैं और विभिन्न दशाओं के लिए किस्में उपयुक्त हैं। इसी प्रकार उड़द की प्रमुख किस्में हैं पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, बसंत बहार, नरेंद्र उड़द 1, आज़ाद उड़द 1, पंत उड़द 41, पंत उड़द 40, माश 114 और माश 391। किसान भाइयों, उड़द की जो और मूंग की फसल है, इनकी बुआई आप इस माह कर सकते हैं। साथ ही 20 अप्रैल तक आप इनकी बुआई कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है, जैसे हमने किस्में बताई, उचित किस्म का चयन करें और बीज का उपचार बहुत ज़रूरी होता है। बीज के उपचार के लिए आप 2.5 ग्राम बाविस्टीन ले लें और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका उपचार करें। साथ ही बुआई के समय में उर्वरकों का प्रयोग ज़रूरी होता है। उसके लिए आप 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय पर ही खेत में प्रयोग करें। साथ ही बुआई के समय पे ये भी हमें ध्यान रखना है कि खेत में हमारे उचित नमी हो। बुआई की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और साथ ही जो किसान भाई खरपतवार प्रबंधन रासायनिक विधि से करना चाहते हैं, उनको बुआई के समय पर ही रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप
पेंडिमिथालिन दवाई लें। इसकी 1 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, ध्यान रहे बुआई के 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आप इसका छिड़काव कर दें तो आपकी फसल में खरपतवार नहीं आएंगे। यदि फिर भी 30-40 दिन बाद खरपतवार आते हैं तो आप उसमें एक हल्की कस्सी या फावड़े से गुड़ाई कर दें। आप पाएंगे कि आपकी मूंग की फसल की बढ़वार अच्छी होगी और अंत में आपको मूंग या उड़द से लाभ भी अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, गर्मी शुरू हो चुकी है। ऐसे में खाली खेतों में जायद की फसल की तैयारी करें। बुआई से 3 से 4 दिन पहले पेंडिमिथालिन का छिड़काव करें जिससे फसल अच्छी हो। किसान भाइयों, आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। जाने से पहले बता दें, कृषि दर्शन कार्यक्रम के कल के मुख्य आकर्षण क्या होंगे। खबरें खेती की, मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही कृषि से जुड़ी हुई और भी नई जानकारियां दी जाएंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।